नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो भी हमने इसी तरह वन शॉट वीडियो में करवाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उनको देख सकते हैं। चैप्टर 13 है अपने पास हमारा पर्यावरण। अब देखो, पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण का मतलब उन चीज़ों से जो हमें घेरे रहती है, जैसे सभी अजैविक और जैविक घटक। तो अब देखो, जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं, इनको अपन डिटेल से आगे देखेंगे। और जैविक और अजैविक घटक होते हैं ना, वो मिलके क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। और पारितंत्र में क्या होता है, जीव भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जिससे क्या होते हैं, फूड चेन और आहार जाल का निर्माण होता है। ठीक है। मनुष्य की गतिविधियों के कारण पर्यावरण में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। यानी कि अपन कचरा फैला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। अपन वाहन चलाते हैं ना, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसों का निष्कासन होता है, जिससे क्या हो रहा है, वायु में प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि में प्रदूषण कैसे हो रहा है, अपन जोर जोर से साउंड बजाते हैं ना, स्पीकर बजाते हैं, उससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और जैसे ओजोन परत क्रॉस हो रहा है, वो ओजोन परत क्या है, सब अपन आगे देखेंगे। और कचरे का सही से निपटान नहीं कर रहे अपन, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को हानि हो रही है हमारे। तो अब देखो, सबसे पहले आता है अपने पास पारितंत्र। अब पारितंत्र क्या होता है, एक क्षेत्र होता है ना, जिसके सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र होता है ना, उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। अब देखो, जैविक घटक से मतलब क्या है, सभी जैविक जीव, जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है, और भी कई सारे पशु पक्षियों में जैसे देखिए, तो पशुओं में देखिए तो शेर है, गाय है, ये सभी क्या है, जैविक घटक है। और अजैविक घटक जैसे क्या है, अपने पास वर्षा है, तापमान है, वायु है, मिट्टी है, ये सभी क्या है, अजैविक घटक है। अब देखो, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। पारितंत्र अपने पास दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र से क्या मतलब है, जो पहले से प्रकृति द्वारा बने हुए हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल देखिए तो जंगल है, सागर है, झील, इनका निर्माण किसी ने किया थोड़ी। समुद्र का निर्माण भी किसी ने नहीं किया। बहुत सारे प्राकृतिक झील है, उनका निर्माण भी किसी ने नहीं किया। जंगल है, जंगल का भी किसी ने निर्माण किया है क्या, नहीं किया। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है। अब देखो, मानव निर्मित पारितंत्र, जिनका निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने किया है, उन्हें क्या कहते हैं, अपन मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। अब देखो, इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे खेत है, खेत का निर्माण मनुष्य करता है। जलाशय यानी कि जो तालाब होता है, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किसने करवाया, मनुष्य ने करवाया, तो वो क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र। बगीचा यानी कि ये गार्डन है, ये सभी किसके उदाहरण है, मानव निर्मित पारितंत्र के। अब आगे देखो, पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि पारितंत्र का निर्माण किससे होता है, जैविक और अजैविक घटकों से होता है। अब अजैविक घटकों में देखो, हवा है, पानी है, भूमि है, ये सभी क्या है, अजैविक घटक है। और जैविक घटक कौन कौन से, जैसे अपने पास पेड़ पौधे हैं, जानवर है, ये सभी क्या है, जैविक घटक है। अब देखो, जैविक घटक जो होते हैं ना, उनको भी आगे अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो जैविक घटक को अपन किस किस में विभाजित करेंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में। इनको अपन आगे डिटेल से देखेंगे। अब देखो, जो उपभोक्ता होता है ना, वो भी कितने प्रकार का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी हो सकता है, सर्वाहारी हो सकता है, परजीवी हो सकता है। इनको डिटेल से देखते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा कि पारितंत्र को कितने घटकों में बांटा, अपन ने जैविक और अजैविक घटकों में, यानी दो घटकों में बांटा। फिर देखो, जो सबसे पहला अजैविक घटक है ना, वो क्या होता है, सभी निर्जीव घटक, यानी कि जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीव नहीं होता, वो किस में आते हैं, अजैविक घटक में। हवा में कोई जीव होता है क्या, नहीं होता। पानी भी निर्जीव होता है, मुंह में भी निर्जीव होती है, प्रकाश में जीव होता है, नहीं होता, प्रकाश निर्जीव होता है, तापमान भी निर्जीव होता है। ये सभी क्या होते हैं, अजैविक घटक। अब देखो, सेकंड अपन ने पारितंत्र का घटक देखा था, वो कौन सा है, जैविक घटक। अब जैविक घटक क्या होते हैं, सजीव होते हैं, नहीं कि जिनमें जीव होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर है, सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, बैक्टीरिया, वो भी किस में आते हैं, जैविक घटकों में। फफूंदी है, आदि मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जैविक घटकों का निर्माण करते हैं। अब देखो, आहार के आधार पर अपन ने जैविक घटकों को आहार के आधार पर कितने भागों में बांटा है, निम्न भागों में बांटा है। देखो, सबसे पहला उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर
अपघटक, ये सभी किसके घटक, किसके भाग है, जैविक घटकों के भाग है। किसके आधार पे बांटा है, आर के आधार पे। अब देखो सबसे पहले अपने पास है उत्पादक। अब उत्पादक क्या होता है, देखो सभी हरे पौधे नीलहरित शैवाल अपना भोजन किससे बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण से किसका निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, ये सभी किस में आ जाते हैं, अपने पास उत्पादक में आ जाते हैं। अब सेकेंड है अपने पास उपभोक्ता। अब देखो उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता से मतलब है अपने पास यहाँ पे ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर होते हैं, उत्पाद को पर निर्भर करते हैं। यानी कि उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पाद को पर निर्भर करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे अपन है। अब अपना भोजन स्वयं बनाते कि नहीं बनाते, अपन किस किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपन गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, इन चना है, इनसे क्या करते हैं अपन अपना भोजन लेते हैं। या फिर कोई मांसाहारी होगा तो किससे अपना भोजन लेगा, मांस से भोजन लेगा अपना, यानी कि किसी जीव से भोजन लेगा। तो ये अपन अब देखो वो जीव भी किस पे डिपेंड रहेगा, फिर वो भी प्लांट पे डिपेंड रहेगा। तो या तो अपन प्रत्यक्ष रूप से जैसे अपन डायरेक्ट गेहूं खा रहे हैं तो किस पे डिपेंड हो गए, उत्पाद के ऊपर डिपेंड हो गया। या फिर आप कोई मांसाहारी है तो अगर वो मांस खाता है तो वो किसको खाता है, मतलब किसी जीव को खाता है। और वो जीव क्या किस पे डिपेंड रहता है, पेड़ पौधों पर डिपेंड रहता है। या फिर कोई चारा वगैरह खाएगा तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, अप्रत्यक्ष रूप से अपन किस पे डिपेंड रहेंगे, उत्पाद के ऊपर। यानी कि कोई जीव का भोजन करेगा, मान लो किसी भी जीव को खाता है, वो मांस खाता है उसका, तो वो जीव क्या खाता है, वो तो घास खाता है ना। तो अब वो जीव तो किस पे डिपेंड है, उत्पाद के ऊपर। और अपन क्या खा रहे हैं, उस जीव को खा रहे हैं, तो अपन भी अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड हुए, उत्पाद के ऊपर निर्भर हो गए। या फिर अपन डायरेक्ट अगर गेहूं बाजरा यानी कि शाकाहारी कोई भी चीज खाते हैं, दालें वगैरह खाते हैं, तो अपन किस पे डिपेंड रहते हैं, उत्पाद के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको उपभोक्ता और उत्पादक क्या होता है। अब आगे देखो, उपभोक्ताओं के भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे शाकाहारी जो पौधे वो पत्ते खाने वाले, जैसे बकरी है, हिरण है, वो क्या है, शाकाहारी है। फिर अगला आता है मांसाहारी, मांस खाने वाले, जैसे शेर, मगरमच्छ, इनको क्या कहते हैं अपन, मांसाहारी। फिर अगला आता है सर्वाहारी, यानी कि जो मांस और पौधे दोनों खाता है। यानी कि जो शाकाहारी भी मांसाहारी वो कौन कहलाता है, सर्वाहारी कहलाता है, जैसे कौवा है, मनुष्य है। और फिर आता है परजीवी। अब परजीवी क्या होता है, दूसरे जीव के शरीर में रहने वो भोजन लेने वाले, यानी कि जो दूसरे जीव के शरीर पे रहते हैं और उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे जू है, जू क्या अपने सिर पे रहती है, यानी कि बालों पे रहती है। और कई जानवर के शरीर पे भी रहते हैं जू, तो वो दूसरे जीव के शरीर पे रहते हैं, उनसे भोजन करते हैं ना, तो क्या कहलाती है, परजीवी यानी कि पैरासाइट। और अमर बेल क्या होती है, एक बेल होती है जो दूसरे पादपों से भोजन लेती है और उन पे लिपटी रहती है। ठीक है, अब जो अगला टाइप है जैविक घटक का, वो क्या है, अपघटक है। फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीवों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। अब देखना आप, जैसे कोई जीव मर जाता है ना और फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका अपघटन हो जाता है। अपघटन से मतलब है धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले तो सड़ते हैं, फिर उन पे बैक्टीरिया लगते हैं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को, अपने शरीर में जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ये कौन होते हैं, फफूंद होती है और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रकार अपघटक क्या करते हैं, स्त्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। अब स्त्रोतों की भरपाई में कैसे मदद करेंगे, जैसे कोई जीव था, अब वो भी मिलकर तो पदार्थों से बना हुआ है ना, तो वो वापस मिट्टी में मिलेगा, तो उससे क्या वापस मिट्टी को पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से वापस स्त्रोतों यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भरपाई कर रहा है मिट्टी में। तो अपघटक क्या करते हैं, स्त्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले उत्पादक क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य की प्रकाश से भोजन बनाते हैं। फिर उत्पादक से कौन ग्रहण करता है भोजन को, शाकाहारी ग्रहण करते हैं, जैसे कि हिरण है। फिर हिरण को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है, यानी कि शेर क्या होता है, मांसाहारी होता है, तो शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी। फिर शीर्ष मांसाहारी होते हैं जो मतलब शेर को भी खा जाए कोई ऐसा जीव हो। जैसे ऐसे मानो आप, तो सबसे पहले पौधे उत्पादक है, वो क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाएंगे। फिर उत्पादक है ना, उनको कौन खाएंगे, जैसे पौधों को
कोई जीव खाता है तो क्या होता है, शाकाहारी होता है। अब उस जीव को भी कोई दूसरा जीव खा जाए तो क्या होता है, मांसाहारी। फिर उस मांसाहारी जीव को भी कोई अन्य जीव खा जाए तो क्या होते हैं, शीर्ष मांसाहारी होते हैं। ठीक है, इसको अपन आगे डिटेल से देखेंगे। अभी आहार श्रृंखला देखो, ये अपन ने बताया था नहीं, एक तरह से आहार श्रृंखला का निर्माण होगा। अब इससे देखो कैसे होगा। फूड चेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, देखो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव क्या होता है, दूसरे जीव के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड रहता है, यानी कि उस पर निर्भर रहता है। देखो सबसे पहले घास, घास को कौन खाएगा, हिरण। फिर हिरण को कौन खाएगा, शेर। तो ये क्या हो गया, अपने पास फूड चेन हो गए। अब देखो एक आहार श्रृंखला होती है ना, उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसको क्या कहते हैं, अपन पोषक स्तर कहते हैं। और एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब घास को हिरण खाएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि घास हिरण को खा जाए, ऐसा नहीं होगा ना। फिर हिरण को कौन खाएगा, शेर खाएगा। अब देखो आहार श्रृंखला में ऐसा थोड़ी होगा कि हिरण शेर को खा जाएगा, उल्टा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। और ये पोषक स्तर क्या होते हैं, इनको अभी देखते हैं अपन। सबसे पहले फूड चेन देखो, जैसे मतलब पेड़ पौधे हैं, उनको कौन खाएगा, हिरण खाएगा। फिर हिरण को कौन खा जाएगा, अपने पास बाघ खा जाएगा यहाँ से। फिर देखो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको कौन, जैसे ये कीट पतंग खाते हैं। फिर उन कीट पतंगों को कौन, मेंढक खा जाता है। मेंढक को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। तो अब देखो ये सांप भी क्या हुआ, मांसाहारी हुआ, लेकिन ये क्या होगा, अपने पास शीर्ष मांसाहारी। सांप को कौन खा जाएगा, चील। ऐसे कैसे ये इसमें छोटे छोटे, ये क्या है अपने पास, ये समुद्र में, तालाब में, एक तरह से तालाब में क्या खाएगा, पहले ये फर्ण रहते हैं ना, इनको कौन खाएगा, जैसे छोटा जीव खा जाएगा, कोई केकड़ा खा जाएगा। फिर केकड़े को कौन खा जाएगी, मछली खा जाएगी। फिर मछली को कौन खा जाएगा, ऐसे बगुला खा जाएगा। तो ये क्या है, अपने पास तालाब में आहार श्रृंखला है। अब देखो एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है, अपन ने देख ही लिया। यानी कि घास को हिरण ही खाएगा, हिरण को घास थोड़ी खा सकता है। और फिर हिरण को शेर खाएगा। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसको अवशोषित करते हैं। यानी कि जो टोटल सनलाइट पड़ती है ना पत्तियों पर, उसमें से जो पौधे होते हैं ना, हरे पौधे, वो केवल 1% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि 1% ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अब 10% रूल क्या है, यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसको क्या कहते हैं अपन, 10% रूल कहते हैं। अब देखो 10% रूल का मतलब क्या है। जैसे हरे पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो उसने अपने भोजन बनाया, कितने प्रतिशत सनलाइट लेके, 1% सनलाइट लेके। लेकिन अब जब इन हरे पौधों को हिरण खाएगा या फिर कोई अन्य जीव खाएगा जो घास खाता हो, हरे पौधे खाता हो, तो ये क्या करेंगे, अब 90% एनर्जी का यूज तो खुद से कर लेंगे हरे पौधे, अपना मतलब अपने को सस्टेन, अपने को जीवित रखने के लिए। और फिर जो बाकी का 10% बचेगा ना, उनको क्या करेंगे, ये अगले पोषक स्तर के लिए स्थानांतरण कर देंगे। यानी कि जैसे हिरण खाएगा ना, तो उसको कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होगी, ओनली 10% ऊर्जा प्राप्त होगी, जितनी उसने ग्रहण की थी। मान लो 100 जूल, ये जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, ऐसे समझ लो आप। अभी आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं है ना, ये अपन ना विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मान लो 100 जूल ऊर्जा ग्रहण की, किसने की, पौधों ने। तो अब जो हिरण ग्रहण करेगा ना भोजन, उसको ओनली 10 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी इस पौधे से। ये क्या है, अपने पास 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम है। जबकि 90% ऊर्जा क्या करते हैं, वर्तमान पोषक स्तर में जैविक क्रियाओं में उपयोग होते हैं। यानी कि जो भी पौधा अपने लिए जैविक क्रियाएं करेगा ना, उसको सस्टेन करने के लिए उसमें कितनी एनर्जी खपत हो जाएगी, 90%। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण होते हैं। ये देखो, ये अपन आगे देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक। अब देखो उत्पादक ने मान लो 1000 किलो जूल ऊर्जा ग्रहण की, कहीं से, सनलाइट से। फिर देखो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या होगी, 10%। अब 1000 का 10%, 100। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि जैसे ये सबसे पहले ये आहार श्रृंखला बताऊँ आपको, तो इसमें देखो इसमें कितने हैं टोटल अपने पास, ये है। तो इसको, इसने 1000 किलो जूल ऊर्जा ग्रहण की, तो इसको कितनी होगी, 100। फिर इसको कितनी होगी, ओनली 10, यानी कि 100 का 10%, 100 किलो जूल प्राप्त होगी इसको। फिर इसको क्या होगी, 1 किलो जूल प्राप्त होगी।
तो इसलिए ये जो पोषक स्तर होते हैं ना, इनमें सामान्य 3 होता है, 4 चरण होते हैं, मतलब यहाँ तक ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ तक ही खत्म होते हैं। ठीक है, अब देखो ये द्वितीय उपभोक्ता को कितनी प्राप्त हुई, 10 किलो जूल। फिर तृतीय उपभोक्ता को कितनी, 1 किलो जूल। यानी कि मान लो पहले समुद्री फन था, उसने सनलाइट से खाना बनाया तो कितनी, 1000 किलो जूल ऊर्जा बनाई। फिर प्राथमिक उपभोक्ता था, उसको कितनी प्राप्त होगी, यानी कि किसी केकड़े ने उसको खाया, फन को, बिच्छू वगैरह ने, तो उसको कितनी प्राप्त हुई, 100 किलो जूल। फिर जो द्वितीय उपभोक्ता है उसको कितनी प्राप्त होगी, मैं द्वितीय उपभोक्ता अपन मछली मान सकते हैं, तो उसको कितनी प्राप्त होगी, 10 किलो जूल। फिर तृतीय उपभोक्ता है, मान लो किसी बगुले ने उस मछली को खाया तो उसको कितनी प्राप्त होगी, 1 किलो जूल। ये इस तरह से आप समझ लेना। ठीक है, अब काफ़ी डिटेल में बता दिया है मैंने आपको, आप इसको फिर से किताब से रीडिंग लगा लेना, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। अब देखो जैव संवर्धन क्या होता है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर क्या होती है, वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। जैसे हानिकारक रसायनों की मात्रा आप देखोगे, अब जो आहार श्रृंखला होती है ना, आहार श्रृंखला बताऊँ आपको, इसमें क्या होगा, सबसे कम हानिकारक केमिकल किसमें होंगे, पौधों में होंगे, पेड़ पौधों में होंगे। फिर जब दूसरा पोषक स्तर यानी कि हिरण आया, तो ये तो क्या है, उत्पादक, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसमें जाएंगे तो और भी ज़्यादा हानिकारक केमिकल मिलेंगे। फिर इसको भी अगर ये खाएगा तो इसमें क्या है, और भी ज़्यादा हानिकारक केमिकल मिलेंगे, यानी कि हानिकारक जैव रसायन। इसमें इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा जहर होगा। ऐसे कैसे, आप इधर देखो, इसमें सबसे कम जहर है। फिर जो ये कीट पतंगे, इससे घास से ज़्यादा जहर होगा इनमें। फिर मेंढक है ना, इनमें कीटों से ज़्यादा जहर होगा। फिर सांप है ना, इसमें और ज़्यादा जहर होगा। और ये जो चील है ना, इसमें और ज़्यादा जहर होगा, तभी तो ये मरेंगे नहीं तो मान लो इसमें ज़्यादा जहर होता और इसमें कम जहर होता तो ये तो मर जाता, इसको खाते हैं। तो इसमें क्या है, और भी ज़्यादा जहर है, इसे याद रखना आप इसको। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं अपन, जैव संवर्धन कहते हैं। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे जाने पर क्या होती है, हानिकारक रसायनों की, हानिकारक रसायनों से आप ऐसा याद रख लो, सीधा जहर याद रख लो। ठीक है, ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। अब मानव भी क्या होता है, देखो मानव सर्वाहारी होता है, वो मांसाहार भी करता है और शाकाहार भी करता है। लगभग लगभग मानव एक ऐसा जीव है जो सबको ही खा जाता है, बिच्छू, केकड़े, सांप किसी को नहीं छोड़ता। तो इसलिए उसमें क्या होता है, सबसे अधिक हानिकारक रसायन होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो आहार जाल, अब फूड चेन मिलके, यानी कि कई सारे आहार श्रृंखलाएं मिलके किसका निर्माण करती है, आहार जाल का निर्माण करती है, नेचुरल रूप से जुड़ी रहती है। अब जैसे कैसे, अब पौधा है, पौधे को तिल चट्टा भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है और खरगोश भी खा सकता है। ठीक है, अब तिल चट्टे को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा, और फिर मेंढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। अब देखो पौधे को किसने खाया था, तिल चट्टे ने भी खाया था। अब चूहे ने भी खाया, अब चूहे को भी कौन खा सकता है, सांप भी खा सकता है। अब फिर देखो, अब पौधे को तो किसने खाया था, चूहे को भी खाया था, चूहे को कौन खा सकता है, चील, और चील चूहे को भी खा सकता है डायरेक्ट और सांप को भी खा सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए ना, ऐसे देखो। अब पौधे को किसने खाया, खरगोश को, अब खरगोश को कौन खा सकता है, चील भी खा सकती है, फिर लोमड़ी। तो ये सारी सारी जो तीनों फूड चेन है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, यानी कि इसके जीव को दूसरा जीव भी खा सकता है, खरगोश को चील भी खा सकता है, लोमड़ी भी खा सकता है, चूहे को सांप भी खा सकता है और चील भी खा सकती है। तो ये तीनों जो फूड चेन है ना, अपने पास आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो ये किसका निर्माण कर देगी, आहार जाल का निर्माण कर देगी। ऐसे कैसे, ये डायग्राम देख लो, ये एक फूड चेन है, ये फिर एक ये दूसरी फूड चेन है, ये सभी किस पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये किसका निर्माण कर रही है, अपने पास आहार जाल का निर्माण कर रही है। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेना अच्छे से। अब देखो पर्यावरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं। पर्यावरण में बदलाव हमको क्या करता है, हमारे ऊपर भी इफेक्ट डालता है। जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उससे अपने प्रदूषण बढ़ रहा है तो फेफड़ों संबंधी बीमारियां होती है अपने, तो और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। अब अपन भी जैसे कचरा वगैरह डाल रहे हैं, तो बहुत सारा कचरा हो जाएगा, प्लास्टिक मिल जाएगी, तो धीरे धीरे पानी में प्लास्टिक मिल जाएगी, जिससे अपन को क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। तो अपन भी पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं ना, तो उससे अपने ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। जिससे अपन पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ों को काटेंगे अपन, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने पास जो हवा होगी ना, वो कम शुद्ध मिलेगी, अपने आसपास का तापमान बढ़ जाएगा, तो अपने लिए चैलेंजेस उत्पन्न हुई है ना। तो इसलिए अपन को पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे पर्यावरण में क्या आ रही है, धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रदूषण है, वनों की कटाई है। अब देखो
ओजोन परत भी एक क्या है, पर्यावरणीय समस्या ही है। अब ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत पृथ्वी के चारों तरफ क्या होते हैं, एक रक्षात्मक आवरण होता है, जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण रहते हैं ना, उनको अवशोषित करता है। और इस प्रकार ये क्या करता है, स्वास्थ्य संबंधी हानि जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से क्या करता है, रक्षा। ये जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं ना, अपन को क्या करते हैं, अपने स्किन बर्न हो सकते हैं, इनसे कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, अपना प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो सकता है, और पौधे ना पौधे भी डैमेज हो सकते हैं। तो ओजोन परत क्या करती है, अपनी रक्षा करती है इन सबसे, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके। मुख्य रूप से ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट करना, समताप मंडल में पाई जाती है। और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओजोन परत का, ये याद रखना, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। और जमीनी स्तर पर ओजोन क्या है, एक घातक जहर है। अगर ओजोन, अब ओजोन क्या होगी वो आगे देखेंगे, लेकिन अगर ओजोन नीचे रहेगी ना अपने पास, तो किसका कार्य करेगी, जहर का कार्य करेगी। अब देखो ओजोन का निर्माण कैसे होता है, वो देखते हैं अपन। तो ओजोन का निर्माण देखो, ओजोन का निर्माण निम्न प्रकार रासायनिक क्रिया का परिणाम है। तो देखो ऑक्सीजन है ना, O2 गैस से ना वो क्या करेगी, पराबैंगनी विकिरण अवशोषित करेगी, तो किसमें, दो अणुओं में टूट जाएगी। फिर O2 ऑक्सीजन ही है ना, उससे ये एक अणु भी क्रिया करेगा और O3 यानी कि ओजोन का निर्माण कर लेगा। ऐसे ओजोन का निर्माण होता है, ये याद रख लेना आप। फिर अपन आगे चलते हैं, ओजोन परत के बारे में सबसे पहले कब पता चला वो देखते हैं अपन। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका है ना, उसमें ओजोन परत की मोटाई में क्या देखी गई, कमी देखी गई, जिसे किसका नाम दिया गया, ओजोन छिद्र का नाम दिया गया। ओजोन की मात्रा में अब ओजोन छिद्र, क्योंकि ओजोन तो क्या है, एक तरह से O3 है, ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। तो ओजोन की मात्रा में क्या आ रही है, तीव्रता से गिरावट आ रही है, मतलब बहुत जल्दी ओजोन की मात्रा कम होती जा रही है। जिसका कारण क्या है, मानव संश्लेषित रसायन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस ये सबसे बड़ा यह है मेन फैक्टर ओजोन परत की, यानी कि ओजोन की मात्रा में कमी आने का। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अपने फ्रीजर में और अग्निशमन यंत्र में, यानी कि आग बुझाने के लिए जो है वो सिलेंडर यूज किए जाते हैं ना, उनमें CFC का यूज किया जाता है। अब तो कह रहे हैं फ्रीजर में तो CFC को बहुत कम यूज में लिया जाता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता था। अब देखो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी कि एक संस्था है, जिसने सर्वानुमति यानी कि सभी की अनुमति से ये डिसाइड किया कि CFC का उत्पादन है ना 1986 स्तर पर ही सीमित रखा जाएगा। इसको क्या कहते हैं अपन, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने क्या डिसाइड किया, सबकी अनुमति से यानी कि सबकी सलाह पर, कि जो CFC का उत्पादन है ना, वो 1986 तक जितना किया जाता था ना, उतना ही किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। इसको ऐसे उदाहरण समझो, यानी कि अपने पास जो, मान लो 2020 तक अपन ने 10 लीटर जल का यूज करते थे अपन पर डे, तो अपन ये डिसाइड कर ले कि अब से अपन हर रोज 10 लीटर से ज़्यादा जल का यूज नहीं करेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, अपन उस स्तर तक सीमित रखना कहते हैं। ऐसे इन्होंने 1987 में डिसाइड किया कि 1986 तक जितनी अपन CFC बनाते थे ना, उतनी CFC बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अपन कचरे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो अपने पास सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो कचरे के प्रबंधन का है, यानी कि कचरे का निपटान कैसे करें अपन। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने रोजाना क्या चला रखी है, वो कचरे की गाड़ी चला रखी है। सुबह सुबह आती है ना अपने घर के बाहर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये किसके लिए कि अपन ने कचरा प्रबंधन के लिए कर रखी है व्यवस्था। तो आप भी इधर उधर कचरा नहीं डाले, उस गाड़ी में ही कचरा डाले। ठीक है, अब देखो कचरे में क्या होते हैं, दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो होते हैं जैव निम्नीकरण, एक होते हैं अजैव निम्नीकरण। अब जैव निम्नीकरण क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में बदल जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ना आपको, वो कि कोई जीव मर जाता है तो टाइम के साथ क्या होता है, धीरे धीरे उसका अपघटन हो जाता है अपघटकों के द्वारा। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे फल है, सब्जियों के छिलके हैं, सूती कपड़ा है, जूट है, कागज है, ये तो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में यानी कि छोटे टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से,
यही सबसे बड़ा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है ना, ये सबसे बड़ा अपने क्या है, अपने लिए क्या है, चैलेंज है। इसी कारण सबसे ज़्यादा कचरा फैल रहा है। आप भी कचरे में देखोगे तो पॉलीथीन दिखेगा आपको, प्लास्टिक दिखेगा, संश्लेषित रेसे देखेंगे, धातु दिखेगी आपको, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं आदि। ये सब क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण होते हैं। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को क्या करते हैं, छोटे भागों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। यानी कि एंजाइम क्या होते हैं, जो सूक्ष्मजीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं ना, वो इन सबको तो क्या करते हैं, छोटे छोटे घटकों में तोड़ देते हैं, लेकिन ना अजैव निम्नीकरण पदार्थ को नहीं तोड़ पाते, जैसे प्लास्टिक या पॉलीथीन है, ये कह रहा है। अब देखो कचरा प्रबंधन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो सबसे पहला है जैव मात्रा संयंत्र, यानी कि बायोमास संयंत्र। जैव निम्नीकरण पदार्थ, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे सब्जी, फलों के छिलके और कौन कौन से सूती कपड़ा, जूट, कागज, इन सब के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, जैव मात्रा संयंत्र। जैसे इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं कि जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा है सीवेज। सीवेज उपचार तंत्र क्या होता है, देखो नाले का जो पानी होता है ना, उसको नदी में जाने से पहले क्या करते हैं, सीवेज द्वारा फिल्टर करते हैं, यानी कि एक तरह से संशोधित करते हैं। तीसरा है कूड़ा भराव क्षेत्र। कचरे को क्या करते हैं, अपन नीचे गाड़ देते हैं, ये क्या कहलाता है, कूड़ा भराव क्षेत्र कहलाता है। कंपोस्ट क्या होते हैं, जैविक कचरा। कंपोस्ट को क्या करते हैं अपन, गड्ढे में भर देते हैं और उसको मिट्टी के द्वारा ढक देते हैं, जिससे क्या होता है, वो 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। अपने पास पत्ते हैं, फलों के छिलके हैं, इनको अगर अपन खड्डा करके उसमें गाड़ देंगे और ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे ना, तो वो 3 महीने बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका यूज अपन खेतों में ले सकते हैं। तो कितने फ़ायदे की बात है, एक तो अपना कचरा भी कम हो रहा है और दूसरा खाद का निर्माण हो रहा है, जिससे अपने खेतों की उर्वरकता बढ़ेगी, यानी कि उसमें अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी फसल होगी। और जो अगला है अपने पास वो है पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकल। अजैव निम्नीकरण पदार्थ पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है, ये क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण कहलाता है। जैसे अपने पास क्या होगा पुनर्चक्रण का, जैसे प्लास्टिक के, अब ये क्या है, अजैव निम्नीकरण, यानी कि सूक्ष्म जीवों से छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूटेगा नहीं, ऑटोमेटिक रखा तो अपन क्या करेंगे, इसको कबाड़ी वाले को बेच देंगे, तो क्या करेगा, बड़ी मिल में बेच देगा इसको, फिर वहाँ से क्या होगा, उसका किसी और चीज़ में उसको पिघला के किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो प्लास्टिक है उसको किसी और, जैसे डिब्बा ही बना दिया, तो इससे क्या होगा, उसका रिसाइकल हो गया, यानी कि पुनर्चक्रण हो गया। अगला है अपने पास पुनः उपयोग। एक पारंपरिक तरीका है, जैसे अपन कोई कागज़ का बॉक्स है, अब अपन उसको किस में यूज़ ले लेंगे, जैसे किताबें रखने के लिए यूज ले लिया, तो मान लो उसमें कोई चीज़ आई थी पहले, तो अपने पास जैसे अपन मान लें कि फ्रीजर आया था, अब फ्रीजर का काफ़ी बड़ा कागज़ का बॉक्स होता है, तो उसको अपन किस में यूज ले लेंगे, किसी चीज़ को रखने में यूज ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका पुनः उपयोग यानी कि रीयूज हो जाएगा। जिसमें एक वस्तु का पुनः उपयोग क्या होता है, जिसमें एक वस्तु का बार बार उपयोग किया जाता है। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना भी क्या है, रीयूज है। अब देखो इस चैप्टर में, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, एक बार रिवीजन देख लेते हैं इसका। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। पारितंत्र के विभिन्न घटक क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि अन्योन्य आश्रित होते हैं। उत्पादक क्या करते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। मैंने बताया था कि उत्पादक क्या, जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। वो क्या होते हैं, अपन को ऊर्जा को अन्य पारितंत्र के अन्य सदस्यों, पारितंत्र के अन्य सदस्य कौन होंगे, अपन होंगे, उपभोक्ता होंगे, जैसे गाय है, हिरण है, तो इनको क्या करेंगे, ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे, यानी कि पोषण। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा क्या होता है, आस होता है। 10% ऊर्जा, 10% ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर को प्राप्त होती है। यह आर्सन क्लाइम पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। मैंने बताया था 3-4 ही चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले घास को कौन खा जाएगा, कोई कीट या फिर तिलचट्टा खा जाएगा, तिलचट्टे को कौन खा जाएगा, मेंढक खा जाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा और सांप को कौन खा जाएगी, चील। तो 3-4 पोषी स्तरों तक ही सीमित होता है ना, तो इसलिए होता है क्योंकि जैसे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाएंगे ना, तो ऊर्जा कम हो जाएगी, 10% ऊर्जा प्राप्त होगी। और मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या होता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को क्या पहुँचाया, नुकसान। ये इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चों आप, ओजोन परत, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, अपन को सुरक्षा प्रदान करती है।
अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण हो सकता है, यानी कि उसका सूक्ष्म जीवों से अपघटन हो भी सकता है और अपघटन नहीं भी हो सकता। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है।